Hello everyone, this is chapter 21 and today we are going to learn about human resources. Man is the most important of all resources on the earth's surface because it is man alone who utilizes all other natural resources. तो इसमें ये बोला गया है कि जो इंसान है, ह्यूमन है, मैन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि वही है जो सारे नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करता है और यूज करता है, राइट? Previously, all work was done with hand, therefore, the strength and power of a country was judged from its people पॉपुलेशन। तो पहले के टाइम पे ये होता था कि जितना भी काम है सारा वो हाथों द्वारा करा जाता था, इसीलिए किसी भी कंट्री की पावर उसकी कितनी पॉपुलेशन है इससे मापी जाती थी। विद द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडीशन हैव चेंज। पर साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, अब कंडीशंस चेंज हो गई हैं। Now machines perform most of the work for men. Now more emphasis is laid on skills and abilities of a man rather than his number. अब ये क्या हो गया है, अब क्या होता है कि ज्यादातर काम कौन करती हैं, मशीन्स करती हैं, और एम्फोसिस किसमें, मतलब ज्यादा जोर दिया जाता है कि आपकी स्किल्स और एबिलिटी क्या है, रेदर देन योर नंबर्स, कि आप कितनी और इसमें ये भी बोला गया है कि आपकी क्वालिटी देखी जाती है, ना कि आपकी क्वांटिटी। ठीक है। Importance of human resources. Human resources are important for the development of both the country as well as the individual. अब human resources जो होते हैं वो important है डेवलपमेंट की, किसकी डेवलपमेंट की, कंट्री की, इसी के साथ किसी इंडिविजुअल की। ओके। Highly educated and trained people can produce more and also efficiently as well as assist other people in improving you and using their capabilities and potential to the utmost. ठीक है। जो हाईली एजुकेटेड और ट्रेन पीपल होते हैं, ठीक, जिनके पास अच्छी स्किल्स और एबिलिटीज होती हैं, वो खुद भी अच्छा वो एज अ रिसोर्स भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, इसी के साथ दूसरे इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी भी हेल्प करते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं कि वो भी अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। विद एवर डेवलपिंग स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स द इंडिविजुअल हैज बिकम इंक्रीजिंगली प्रोफिशिएंट इन ओवरकमिंग मैनी हर्डल्स। जो उनके हमेशा डेवलप होने वाली स्किल्स हैं और एप्टीट्यूड्स हैं, वो हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी मुश्किलों का सामना करने में, उससे ओवरकम करने में इजीली। ठीक है। देयर आर मैनी वेज बाय विच पीपल कैन बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर द कंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी. One of the important aspect of world population is its uneven distribution. अब एक एस्पेक्ट है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब इतनी पॉपुलेशन इंडिया में होगी, इतनी पॉपुलेशन अमेरिका में होगी, मतलब सेम सेम हो, ये जरूरी नहीं है। सबसे हाईली पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो है अभी चाइना, राइट? से पता लगता है कि जो पॉपुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द पॉपुलेशन इज हाईली कंसंट्रेटेड इन सम पॉकेट सच एज हाईली अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया एंड एरियाज ऑफ हाई एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी। अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो वहां पे ऐसे ऐसी जगहों पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, काफी डेंस पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे हाईली अर्बनाइज्ड हो, मतलब बहुत ही अच्छा शहरीकरण हो, इसी के साथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया भी हो, इसी के साथ अच्छी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी भी हो। ठीक है। और देयर आर फ्यूअर पीपल इन हाई माउंटेन्स, रेड लैंड्स, थिक फॉरेस्ट एंड कोल्ड पोलार एरियाज। अब ये जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, इतनी अच्छी
अर्बनाइज नहीं होते, वहां पे क्या होता है, वहां पे कम लोग रहना पसंद करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे होता है, इसको और कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी दिया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे पहले। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सबसे पहले है टोपोग्राफी। People refer to live in plains rather than mountains and plateau because farming and manufacturing activities can easily be developed in plains. तो अब लोग जो होते हैं वो कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, वो प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इसी के साथ फार्मिंग को इजिली डेवलप करा जा सकता है, rather देन कहाँ पे, माउंटेन्स में और प्लेट्यूज में ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लाइमेट, रीजन्स हैव वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेट आर यूजुअली अवॉइडेड बाय पीपल। अब इसमें यही बात बोली गई है क्लाइमेट की, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो वहां पे लोग रहना उतना प्रेफर नहीं करते। Africa and the polar regions of Russia, Canada, Antarctica have practically no population. अब ये जितनी भी जगह यहाँ पे बताई है, यहाँ पे क्या है, ना मात्र की पॉपुलेशन है, मतलब यहाँ पॉपुलेशन होती ही नहीं है। Regions such as Western Europe, East Asia having temperature with moderate rainfall are densely populated. और ऐसे regions जहाँ पे टेम्परेचर ठीक होता है, मॉडरेट होता है और रेनफॉल भी होती रहती है लगातार, वहां लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब बात होती है सॉइल की। इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, हेल्प अस ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब सॉइल किस चीज में हेल्प करती है, वो एग्रीकल्चर को, खेती को अफेक्ट तो करती है और हमें हेल्प करती है किसमें, फूड मिलने में, क्लोथिंग मिलने में, इसी के साथ शेल्टर। अब इसमें यही बात बोली गई है कि जो ऐसे प्लेन्स हैं, जो फर्टाइल प्लेन्स हैं जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है, वहां पे क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू उन जगहों पे जहाँ पे फर्टाइल प्लेसेस नहीं होती। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है द गंगा ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, यहाँ पे भी अच्छी ये फर्टाइल प्लेन्स हैं, यहाँ पे अच्छी पॉपुलेशन रहती है। इसी के साथ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है द नील इन इजिप्ट आर सम ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर इज फाउंड इन abundance in tropical monsoon land, especially in river valley and deltas, which causes highly density of population. अब जहाँ पे पानी काफी abundance में मिलता है, ट्रॉपिकल मानसून लैंड्स स्पेशली इन रिवर वैलीज एंड डेल्टा, तो वहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेजर्ट एंड माउंटेन्स हैव स्कार्स वाटर रिसोर्सेस, हेंस स्कैंटली पॉपुलेटेड। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी काफी कम मिलता है, काफी लिमिटेड अमाउंट होता है, जैसे डेजर्ट माउंटेन हो गया, तो वहां पे कम पॉपुलेशन रहती है। Mineral resources. Minerals have greatly attracted people. The diamond mines of South Africa and the discovery of oil fields of the Middle East are some example. अब minerals जो होते हैं वो भी लोगों को काफी attract करते हैं, जैसे कि the diamond mine of South Africa, जो डायमंड की खदानें हैं, माइंस हैं साउथ अफ्रीका की, इसी के साथ डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड ऑफ द मिडल ईस्ट आर सम एग्जाम्पल। अब इसी के साथ होता है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। रिलीजियस, कल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर्स अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो भी रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस, कल्चरल, इंडस्ट्रियल, इसी के साथ कमर्शियल सेंटर्स जो होते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करते हैं। सम ऑफ द सिटीज इन इंडिया सच एज वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, पुरी इन उड़ीसा, कच्चीपुरम इन तमिलनाडु, त्रिपुति
तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, वेटिकन सिटी एंड जेरूसलम सिटी आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस सेंटर्स। अब ये जितने भी इन्होंने जगह बताई हैं ये एग्जाम्पल है रिलीजियस सेंटर्स के, और आप इधर पे नोटिस करना कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। Cities such as Mumbai, Bangalore, Kolkata, New Delhi, New York and Tokyo are some example of industrial commercial centers। और हाँ, इधर पे ये जो सिटीज के नाम बताए हाँ इन्होंने इंडिया में और इसी की तरह बाहर टोक्यो, न्यूयॉर्क वगैरह, ये भी इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज हैं और कमर्शियल सेंटर हैं, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। Spatial distribution of population. The population of the world crossed 7 billion mark in 2016। तो अब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन के पार हो चुकी है। कब? और ये कब की बात है? 2016 की। नियरली 60.3% वर इन एशिया, और एशिया में ही तकरीबन 60.3% पॉपुलेशन रहती है। 14.5 इन अफ्रीका, 11.4 in Europe, 13.2 in the America and the rest in Oceania। तो यहाँ पे ये चार्ट भी दिया गया है, ये ग्राफ भी दे रखा है, आप इसमें भी देख सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन है। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस बाय एडजॉइनिंग डायग्राम। अब डेंसिटी की बात करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हम उससे मापते हैं कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो डेंसिटी दर्शाता है उस जगह की। जैसे कि इधर पे बताया गया है द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 50% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इन्होंने ये बोला है कि जो एवरेज डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की हमारे पूरे वर्ल्ड में वो है 50% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 50 लोग रहेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर में। अब इधर पे एक और बात कही गई है, एवरेज डेंसिटी ऑफ 383 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011, इंडिया एंड द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब जो इंडिया है, ऊपर हमने बात करा था कि एवरेज होना चाहिए 50, राइट? पर इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 383 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और ये 2011 की बात है, अब और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। तो इंडिया क्या है? सबसे डेंसली मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। However, Netherlands 407 and Belgium 368 in Europe and Japan 337 register higher density। China तो most populous countries in the world, और इसी के साथ बाकी जो कंट्री है वो है नेदरलैंड, बेल्जियम, जापान, चाइना, ये भी काफी ज्यादा डेंसिटी वाली कंट्रीज हैं। The density of population in India have been consistently increasing over the year. In 1901, it was only 77, which increased to 117 in 1951 and 383 in 2011। अब इंडिया क्या है, इसकी डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो लगातार बढ़ी जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि 1901 में वो खाली थी 77 और 117 बन गई वो 1951 में, और 2011 में वो बढ़ गई और हो गई 383। Population change. The number of people living in an area is not stable।
अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ की। अब कितने लोग एक एरिया में रहते हैं ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, ये घटता या बढ़ता चलता रहता है, ठीक है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी कंपेयर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन वन ईयर with another year, we get to know whether the population of the country has increased, decreased or is stable. अब जो इन्होंने यही बोला है कि वो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। अगर हम कंपेयर करें टोटल जितनी पॉपुलेशन है एक कंट्री की प्रति ईयर, मतलब हर ईयर में हम अगर कंपैरिजन करें कि इस ईयर में इतनी थी, दूसरे ईयर में इतनी हो गई, तीसरे ईयर में इतनी हो गई, तो हमें पता लगता है कि पॉपुलेशन घट रही है, बढ़ रही है या फिर स्टेबल है, सीमित है, राइट। The phenomenon of population increase or decrease is called population change. और यही कहलाता है जो फिनोमेनन है, जो प्रोसेस है इंक्रीज और डिक्रीज का प्रति साल या कुछ साल बाद पॉपुलेशन का, यही कहलाता है पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, दिस चेंज टेक प्लेस ड्यू टू नेचुरल ग्रोथ एंड माइग्रेशन। अब ये जो चेंज आते हैं, पॉपुलेशन चेंज जो आता है ये नेचुरल ग्रोथ से, यानी कि ड्यू टू बर्थ, और इसी के साथ माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब पलायन करना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। द एडजॉइंट वर्ल्ड बिटवीन, और ये टेबल इन्होंने दिया गया है, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिखा रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये टाइम पीरियड दे रखा है इन्होंने, ईयर्स दे रखे हैं, ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, और इसमें ये बताया है कि ये कितने सालों में इतनी बढ़ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस की। द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो कंपोजिशन होती है ह्यूमन रिसोर्सेस की ऑफ अ कंट्री, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है पूरी पॉपुलेशन के, जैसे एज, सेक्स, लिटरेसी, occupation, ethnicity, tribe, language and region are the various traits of composition of population. कोई भी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की कंपोजिशन जो है वो इन सारे ट्रेड से मिलके बनती है, जैसे कि एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, एथनिसिटी, ट्राइब, लैंग्वेज एंड रिलीजन। ओके, the three major components of a population is sex composition, age structure and literacy level, ठीक है। तो अब किसी भी पॉपुलेशन के जो थ्री मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है सेक्स कॉम्पोजिशन, इसके बाद एज स्ट्रक्चर, इसी के बाद लिटरेसी लेवल। नाउ विल टॉक अबाउट सेक्स कॉम्पोजिशन. Sex composition or sex ratio means the proportion of male and female in the total population. Sex composition या sex ratio मतलब ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, उसमें या किसी कंट्री की, उसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन द पॉपुलेशन। और जो सेक्स रेशियो किससे डिफाइन करा जाता है कि कितने नंबर ऑफ फीमेल हैं पर 1000 मेल्स में, राइट। सपोज द सेक्स रेशियो ऑफ अ कंट्री इज 1000, the ratio implies the total number of male and female in the country is equal. अब इसमें अगर बात होती है कि किसी भी कंट्री का सेक्स रेशियो मान लो आपकी 1000 है, तो इसमें इस रेशियो से ये इम्प्लाई होता है कि मेल और फीमेल दोनों की जो रेशियो है, दोनों की जो गिनती है वो इक्वल है, मतलब 500 मेल और 500 फीमेल। ओके, if the ratio is 1100, it implies more female than men in that country. और किसी भी रेशियो की अगर सपोज रेशियो है किसी भी कंट्री का 1100, तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि उस कंट्री में फीमेल ज्यादा है, मतलब 1100
पूरी रेशियो में से फीमेल ज्यादा है मेल्स के कंपैरिजन में। और अगर किसी कंट्री में रेशियो है 900, 1000 से कम है, 900 है, तो उसमें ये इम्प्लाई होता है कि वो जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो कम है। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो इन सारे कंट्रीज में क्या है, फीमेल को ये फेवर कर रहा है, जैसे कि 1050 है, 1008 है, 1016 है। पर ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कम, मतलब फीमेल के फेवर में नहीं है, वो है इंडिया 940, एशिया 935। ओके, अब इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि अनफेवरेबल सेक्स रेशियो होगा इंडिया में, मतलब कम रेशियो है फीमेल्स का इंडिया में। इसका क्या रीजन है? बायोलॉजिकली मोर मेल्स आर बोर्न देन फीमेल। तो पहला कारण ये हो सकता है कि बायोलॉजिकली ज्यादा मेल चाइल्ड बर्थ लेते हैं एज कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड। ठीक है, मेल्स गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाइल फीमेल्स आर नेग्लेक्टेड। तो इंडिया में एक चीज ये भी होती है कि जो मेल्स होते हैं उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, उन्हें ज्यादा प्रेफर करा जाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स को हमेशा नेग्लेक्ट करा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फीमेल्स डाई एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ ड्यू टू मैनी रीजन। और फीमेल्स जो होती हैं वो उनकी डेथ हर स्टेजेस ऑफ लाइफ में हो जाती है, क्योंकि द फीमेल चाइल्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और डेलिबरेट अटेम्प्ट। सबसे पहले अगर फीमेल चिल्ड्रन होते हैं, फीमेल जो चाइल्ड होता है उसको, या वो उसकी डेथ या तो नेग्लिजेंस से हो जाती है या फिर खुद अटेम्प्ट करके उन्हें मारा जाता है। इसी के साथ द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल फोर्टिसाइड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स सेक्स रेशियो। इसी के साथ जो फीमेल जो इन्फेंटिसाइड होता है, जिसमें जो फीटस होता है उसको पेट में ही मार दिया जाता है जब पता लगता है कि वो एक फीमेल चाइल्ड है। ठीक है, बिसाइड दिस वुमेन ऑल्सो डाई एट द टाइम ऑफ डिलीवरीज। इसके साथ वुमेन जब बेबी बॉर्न होता है, बेबी डिलीवर करा जाता है, तो इस टाइम भी काफी जो मदर होती हैं वो डेथ का शिकार हो जाती हैं। एल्डरली वुमेन ऑफन गेट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग ओल्ड एज। इसी के साथ जब ओल्ड एज में वुमेन आती है, मतलब जब बुढ़े हो जाते हैं, तो उसमें फीमेल्स जो होती हैं उन्हें नेग्लेक्ट करा जाता है। Age structure. Now we'll talk about age structure. The age-wise distribution of people help the government to plan the people on various aspects. To plan for the people on various aspect. अब जो क्या होता है कि एज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी पॉपुलेशन का, वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है उनके लिए प्लान्स बनाने में। कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स में द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 एज ग्रुप्स। और पॉपुलेशन जो है वो 3 एज ग्रुप में डिवाइड करी जाती है। ठीक है, जो है 0 to 14 ईयर्स फर्स्ट ग्रुप, इसके बाद 15 to 64, इसके बाद 65 ईयर्स एंड अबव। अब यहाँ पे इंडिया का एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन 2011 का एज कंपोजिशन दिया गया है इंडिया का। इसमें बताया है कि एज ग्रुप 30.76% है इंडिया का, 0 to 14 एज ग्रुप। ठीक है, और 63.74% है 15 to 64 एज ग्रुप। और इसके बाद 65 प्लस जो एज के हैं वो है 5.5%। Now we'll talk about literacy. Literacy is essential for our life. It means the ability to read, write and understand a simple message in any language. Literacy क्या है हमारी लाइफ के लिए? हमारी लाइफ के लिए साक्षरता, लिटरेसी मीन्स साक्षरता, मतलब पढ़ने लिखने की
क्षमता, पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता को हम लिटरेसी कहते हैं। और ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कोई भी सिंपल मैसेज को लिखने, सोचने और समझने में ये हेल्प करता है किसी भी भाषा में, ठीक है। If a person is able to read but cannot write, he or she is not considered as literate. अब कोई अगर इंसान है, वो मैसेज को पढ़ तो सकता है पर उसे लिख नहीं सकता, तो उसे लिटरेट नहीं माना जाएगा। अब इसमें ये भी शो कर रहे हैं, ये एक टेबल दिया गया है, इसमें ये शो करा है कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा क्या होगी, इलिटरेसी होगी एज कंपेयर टू हाई इनकम कंट्री और मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। इसमें दिखा रखा है, आप देख सकते हो, ये 15 अबव मतलब 15 साल से ऊपर के जो पॉपुलेशन है उसका ये रेशियो है। इसमें लो इनकम जो कंट्री है उनका कितने इलिटरेट है, 22.64% मेल है और 42.32% फीमेल है। और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें 6.74% है और 15.86 फीमेल है, ठीक है। इसमें ये भी शो होता है कि मेल फीमेल के कंपैरिजन में कम है इलिटरेट, फीमेल ज्यादा इलिटरेट है। अब यही बताया गया है यहाँ पे, लो इनकम कंट्रीज हैव मोर इलिटरेट्स देन द मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज, मोर देन 2/5 ऑफ फीमेल्स आर illiterate compared to females, a greater proportion of males are literate। जैसे अभी मैंने ऊपर टेबल में बताया था कि फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में ज्यादा अनपढ़ हैं। इंडिया, अ पर्सन इज लिटरेट व्हेन ही शी एज 7। अब इंडिया में क्या होता है कि एक पर्सन को लिटरेट तभी करा जाता है जब ही और शी मतलब वो 7 साल की एज तक पहुंच जाते हैं, एंड अबव इज एबल टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल स्टेटमेंट इन एनी लैंग्वेज। 7 साल तक अगर कोई भी बच्चा है वो रीड, राइट और अंडरस्टैंड करने लगता है किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को किसी भी लैंग्वेज में, तो वो लिटरेट कहला जाता है इंडिया में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिटरेट। और इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है जब हम जो टोटल पॉपुलेशन का 1/6 पार्ट था वो खाली साक्षर था, लिटरेट था। इन 2011 74.04% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिटरेट। और 2011 में क्या हुआ, ये क्वांटिटी बढ़ गई 74.04% में। मोर मेल्स आर लिटरेट देन फीमेल्स, इट इज ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। अब इधर पे एक और चीज है कि इंडिया में मेल ज्यादा लिटरेट है एज कंपेयर टू फीमेल। और ये क्यों होता है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, गर्ल चाइल्ड जो है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें स्कूल जाने से रोका जाता है मोस्टली। लिटरेसी रेट इन केरला, अब इंडिया में कौन से राज्य हैं ऐसे जहां पे हाईएस्ट है, वो है केरला, और जहां पे लोएस्ट है वो है बिहार। Now we'll talk about population growth and economic development. Population growth and economic development of a country is positively correlated. अब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, इसी के साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ये दोनों से क्या है, इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। डेवलपिंग कंट्रीज जनरली हैव हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विच एडवर्सली अफेक्ट फूड सप्लाई। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है कि वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो काफी हाई होता है, जिससे जो क्या होता है कि फूड सप्लाई उसमें काफी अफेक्ट पड़ता है। मैनी अफ्रीकन कंट्री सफर फ्रॉम फूड प्रॉब्लम। अब बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्री हैं वो फूड प्रॉब्लम से सफर करती हैं। फूड स्कैरिटी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। और जब खाने में कमी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉपुलेशन है वो माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का शिकार बन जाती है। अनहेल्दी पॉपुलेशन कॉजेस लो
प्रोडक्टिविटी। अब अनहेल्दी अगर पॉपुलेशन है तो इससे क्या होगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रोडक्टिविटी रेट काफी कम होगा लोगों का। Moreover, a high growth rate of population creates scarcity of houses for residential purpose. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो इससे क्या होता है, लोगों के रहने के लिए घरों की भी कमी हो जाती है। रेंट्स ऑफ लैंड एंड हाउसेस बिकम वेरी हाई, और जो किराया होता है घरों का, जैसे आप जानते होंगे इन जितने भी ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे लोग आते हैं, वो काफी बहुत ज्यादा किराया भी भरते हैं। इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती उस कमरे में, पर किराया बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुअर पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन स्लम्स which have few amenities of drinking water, electricity and drainage. अब जो गरीब लोग होते हैं वो उन्हें स्लम्स में रहना पड़ता है, ठीक है, और वहां पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती, बहुत कम फैसिलिटीज होती हैं पीने के पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की और ड्रेनेज की। और इससे क्या होता है कि डिजीज भी फैल जाते हैं। इट इज therefore essential to keep population increase under control. अब इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज जो है उसको कंट्रोल में रखा जाए। China and Japan have been able to enhance economic development by keeping control on their population increase. अब चाइना और जापान जैसी जो कंट्री हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया अपना, और करते भी हैं। इससे क्या हुआ है कि उनकी एनहांस हुई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो। इन इंडिया हाउएवर द प्रोग्राम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग हैव नॉट बीन commensurate with the high rate of population increase. अब इंडिया में जितने भी ये फैमिली प्लानिंग वाले प्लान्स बनाती है सरकार, प्रोग्राम्स बनाती है, ये इतनी अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाते। और ये शो करता है कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, ये शो करता है कि वो उनका अच्छी तरह अप्लाई नहीं कर पाती। इट इज इंजूरियस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और ये हमारी कंट्री के लिए काफी खतरनाक है, काफी हार्मफुल है। हेंस सिंसियर एफर्ट्स आर एसेंशियल इन दिस डायरेक्शन, और इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए काफी सिंसियर एफर्ट्स लगाने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को।